गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकारों के विषय में पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताओं जैसे प्राकृतिक स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता एवं अन्य विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताओं के विषय में पढ़ा। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि किस प्रकार आर्थिक समानता एवं राजनीतिक समानता जो है वो आपस में परस्पर अंतर संबंधित है। क्योंकि ये कहा जाता है कि यदि आर्थिक समानता नहीं है किसी भी समाज में या किसी भी राष्ट्र द्वारा आर्थिक समानता को वरीयता नहीं प्रदान की जाती, तो उसके बिना राजनीतिक स्वतंत्रता कभी भी वास्तविक नहीं हो सकती। तो आज के इस लेक्चर में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता जो है वह एक प्रकार से निरर्थक होती है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। इससे पहले कि हम ये देखें कि आर्थिक समानता एवं राजनीतिक स्वतंत्रता में क्या अंतर होता है, क्या संबंध होता है, उससे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि आर्थिक समानता क्या है और राजनीतिक स्वतंत्रता क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं राजनीतिक स्वतंत्रता के विषय में। राजनीतिक स्वतंत्रता का जो अभिप्राय है, जैसा कि हम पिछला जो लेक्चर था उसमें हम पढ़ चुके हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता क्या होती है। अगेन मैं रिपीट करती हूँ कि राजनीतिक स्वतंत्रता का अभिप्राय है कि राज्य के जो कार्य हैं उनमें सक्रिय रूप से भाग लेना। अब ये जो भागीदारी है, चाहे वो मत देने के रूप में हो, चाहे उम्मीदवार के रूप में हो, चाहे किसी भी जो भी सेवाएं हैं उनमें आपकी सहभागिता के रूप में हो, इन सब को हम राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत रखते हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता एक ऐसी स्थिति का निर्माण करती है जिसमें नागरिक अधिकार जो प्रदान किए जाते हैं उसका उपयोग किया जाता है, या ये कहें कि व्यक्ति एक प्रकार से स्वतंत्र होकर विवेकपूर्ण निर्णय ले पाता है और राजनीतिक क्षेत्र में जो है उन अधिकारों का उपयोग कर पाता है। वह अपने प्रतिनिधियों को चुनने या स्वयं प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होने की योग्यता या का अधिकार रखता है। इस प्रकार राजनीतिक स्वतंत्रता जो है वो शासन के कार्यों में भाग लेने एवं शासन व्यवस्था को प्रभावित करने की शक्ति का नाम है। अब हम देखते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता क्या है। यदि आप देखें तो आर्थिक स्वतंत्रता के दो अर्थ बताए जा सकते हैं। पहला ये कि संपत्ति की अधिकाधिक समानता होनी चाहिए, अर्थात समाज में आर्थिक असमानता न्यूनतम होनी चाहिए। सभी व्यक्तियों की जो बेसिक नीड्स हैं, वो भोजन हो, वस्त्र हो, निवास हो, स्वास्थ्य और शिक्षा की अनिवार्य आवश्यकताएं आवश्यक रूप से जो है वो पूरी होनी चाहिए। और जब तक सभी व्यक्तियों की अनिवार्य आवश्यकताएं संतुष्ट न हो जाए, तब तक समाज के किन्हीं भी व्यक्तियों को आराम और विलासिता के साधनों के उपभोग का अधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए। इसकी ओर इंगित करते हुए या आर्थिक समानता के संबंध में विवेचना करते हुए लास्की ने लिखा है कि मुझे स्वादिष्ट भोजन करने का अधिकार नहीं है यदि मेरे पड़ोसी को मेरे इस अधिकार के कारण सूखी रोटी से भी वंचित रहना पड़े। जो आर्थिक समानता है उसका दूसरा अर्थ ये निकाला जा सकता है कि उद्योगों में प्रजातंत्र की स्थापना हो। एक श्रमिक केवल अपने श्रम को बेचने वाला ही नहीं, वरन इसके साथ साथ उत्पादन व्यवस्था का निर्णायक भी होना चाहिए। तो कुल मिलाकर आर्थिक समानता की जो स्थिति है उसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का आर्थिक तौर पर शोषण करने की स्थिति में नहीं होना चाहिए और सभी व्यक्तियों की जो बेसिक नीड्स हैं, यानी कि जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं, वे पूरी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक समानता में क्या संबंध है। ये कहना बिल्कुल ठीक होगा कि राजनीतिक स्वतंत्रता का आधार आर्थिक समानता ही है। राजनीतिक स्वतंत्रता मूल रूप से 3 अनिवार्य परिस्थितियों पर निर्भर करती है। नंबर 1, जनता में सार्वजनिक क्षेत्र अर्थात जो शासन कार्य हैं उनके प्रति रुचि होनी चाहिए ताकि वह राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय रूप से भाग लें और शासन व्यवस्था को प्रभावित करने के लिए उत्सुक हों। वे जाने कि शासन कार्य किस प्रकार होते हैं, किस प्रकार वे अपनी जागरूकता के माध्यम से शासन कार्य की जवाबदेही तय कर सकते हैं और वे किन किन माध्यमों से शासन कार्यों पर
अपना प्रभाव जमा सकते हैं या उनके बारे में सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं या उन पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं और सरकारी नीतियों को किस प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं। दूसरा हम ये कह सकते हैं व्यक्ति शिक्षित होना चाहिए ताकि वे स्वस्थ जनमत का निर्माण कर सकें और शासन की रचनात्मक आलोचना कर सकें। शिक्षा की आवश्यकता इस कारण और भी अधिक हो जाती है। केवल शिक्षा ही नागरिकों को उनके अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता प्रदान करती है। दूसरा जो बिंदु है यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि जनमत निर्माण जो है वो लोकतंत्र की एक परम आवश्यक शर्त है। लोकतंत्र जो कि जनता का शासन है, जनता द्वारा अपने जनप्रतिनिधियों को चुना जाता है और ये जो जनप्रतिनिधि होते हैं इनकी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए जनता को सतत जागरूक रहने की आवश्यकता होती है। ऐसे में यदि व्यक्ति शिक्षित होगा अर्थात जो नागरिक शिक्षित होगा तो वह निश्चित तौर पर शासन व्यवस्था की विभिन्न नीतियों या कार्यों का सही मूल्यांकन कर पाएगा और यही स्थिति अगर रहती है तो वह अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक रहता है और एक प्रकार से शासन व्यवस्था पर अपना नियंत्रण और प्रभाव बनाए रखता है। तीसरा हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता के आदर्श को प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है कि व्यक्ति को सही सूचनाएं और विचारों की जानकारी प्राप्त हो। इस कार्य को ठीक रूप से करने के लिए स्वस्थ और सबल जो मीडिया है उसकी नितांत आवश्यकता है। वर्तमान समय में जो मीडिया बायस हो चुका है निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं व्यक्तियों को भ्रमित या नकारात्मक तौर से प्रभावित करता है। जो भ्रमित विचार होते हैं उनको चारों तरफ फैलाया जाता है तो ऐसे में निश्चित तौर पर जो प्रेस है या मीडिया है तो वह अपनी इस भूमिका को काफ़ी अच्छे से निभा सकती है। उपयुक्त तीनों ही स्थितियों की विद्यमानता के लिए आर्थिक समानता नितांत आवश्यक है। एक साधारण व्यक्ति सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति उसी समय रुचि ले सकता है जबकि उसके पास अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त साधन हो। एक निर्धन व्यक्ति का धर्म, ईमान और राजनीति सभी कुछ रोटी तक सीमित रहता है। इसकी ओर इंगित करते हुए पंडित नेहरू ने लिखा है कि भूखे व्यक्ति के लिए मत का कोई मूल्य नहीं होता। इसके अतिरिक्त व्यक्तियों को साधारण कार्य व्यापार से इतना अवकाश प्राप्त होना चाहिए कि वे सार्वजनिक क्षेत्र के संबंध में विचार कर सकें और यह भी आर्थिक समानता की स्थापना से ही संभव है। वर्तमान समय में जिन राज्यों के अंतर्गत धनी और निर्धन का भेद गंभीर रूप से विद्यमान है अर्थात आर्थिक असमानता गंभीर रूप से विद्यमान है वहाँ पर निर्धन व्यक्तियों के लिए न तो मताधिकार का कोई महत्व है और न ही प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होने का। इन दोनों ही बातों के संबंध में जो व्यक्ति की निर्धनता है वह कहीं ना कहीं उसके इस अधिकार का हनन कर लेती है। अतः हम कह सकते हैं कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं है। यदि साधारण व्यक्ति के पास अपना सामान्य जीवन बिताने के साधन ही नहीं है तो वह शिक्षित होने का विचार कैसे कर सकता है। ऐसे व्यक्ति राजनीतिक स्वतंत्रता का उपभोग करने में अपने आप को असमर्थ पाएगा। इसी प्रकार आर्थिक समानता के अभाव में जो मीडिया और विचार अभिव्यक्ति के सभी साधनों पर धनिक वर्ग का अधिकार हो जाता है और यह धनिक वर्ग इन साधनों का प्रयोग कहीं ना कहीं जनता को सही जानकारी एवं ज्ञान प्रदान करने के लिए नहीं बल्कि अपने विचार उन पर थोपने के लिए करता है। तो ऐसे में आर्थिक जो समानता है के अभाव में धनिक वर्ग निर्धन वर्ग के जीवन पर अपना अधिकार जमा लेता है और कहीं ना कहीं उनका शोषणकर्ता बन जाता है और निर्धन वर्ग को मनमाने तरीके से शोषित करता है। अतः हम कह सकते हैं कि आर्थिक समानता एवं राजनीतिक स्वतंत्रता के मध्य घनिष्ठ संबंध है और आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता मात्र एक कोरा भ्रम है। और इसी की ओर इंगित करते हुए लास्की ने कहा था कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता कभी भी वास्तविक नहीं हो सकती। अर्थात राजनीतिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसका उपभोग करने के लिए आर्थिक जो समानता है उस स्थिति को राज्य को पहले निर्मित करना चाहिए क्योंकि आर्थिक समानता की स्थिति में ही राजनीतिक स्वतंत्रता के अधिकार का उपभोग किया जा सकता है। तो आज के इस लेक्चर में हमने आर्थिक समानता एवं राजनीतिक स्वतंत्रता के मध्य क्या संबंध है के विषय में पढ़ा। आगे आने वाले लेक्चर में हम स्वतंत्रता और कानून किस प्रकार से अंतर संबंधित हैं और किस प्रकार से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और प्रभावित होते हैं के विषय में पढ़ेंगे। तो
तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।